नमस्ते। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल के अंदर, जहां हम इग्नू से जुड़ी हुई सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है बंगाल एंड अवध। बंगाल और अवध के बारे में तो हमने यूनिट 1 में भी पढ़ा था, लेकिन इसके अंदर हम ये देखेंगे कि बंगाल और अवध मुगल्स के अंडर किस प्रकार से चल रहे थे और आगे जाके इनका कैसे उदय हुआ। बंगाल और अवध का जो उदय हुआ था एक ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह 18th सेंचुरी में, वो कोई एक अकेली स्टेट्स नहीं थी, उसके अलावा भी कई स्टेट्स उभर रही थी, जैसे हैदराबाद, मैसूर और बाकी कुछ छोटी रीजनल स्टेट्स। देखो, हिस्ट्री का किसी को पता नहीं रहता है कि क्योंकि कोई हिस्ट्री को पीछे देखने तो गया नहीं था, टाइम मशीन नहीं थी, तो हिस्टोरियंस कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हैं। तो एक ऑनगोइंग रिसर्च, मतलब अभी तक वो रिसर्च चलती आ रही है कि मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होने के क्या फैक्टर्स रहे होंगे। तो उनमें से कुछ फैक्टर्स निकल के आते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस होगी, सोसाइटल क्राइसिस हो गई होगी, वहाँ की सोसाइटी में प्रॉब्लम्स आ गई होंगी, या एग्रेग्रियन, सॉरी मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर बोल लीजिए कि एग्रीकल्चर क्राइसिस हो सकती है, वहाँ हो गई होगी। इन सब को मिला के हम बोल सकते हैं कि यही कोई फैक्टर्स रहे होंगे जिसकी वजह से मुगल का जो डिक्लाइन हो गया। अब अगर औरंगज़ेब तक तो अच्छा मामला चला, औरंगज़ेब के बाद कोई पावरफुल रूलर आ जाता तो वो इन सब क्राइसिस से निपट लेता, क्योंकि किसी भी क्राइसिस से निपटने के लिए आपको अकल चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होने चाहिए, मतलब एक लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन औरंगज़ेब के बाद जितने भी रूलर्स आए उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, और हम देखते हैं कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर जाती है। पर इस मुद्दे पर अभी भी हिस्टोरियंस में डिबेट चल रहा है कि क्या सही फैक्टर होगा, जिसका आइडिया हमें कुछ ना कुछ यूनिट 1 में तो लग ही चुका था। लेकिन अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं कि यूनिट 2 में हम बंगाल और अवध के बारे में जानने वाले हैं कि कैसे इनका इमर्जेंस हुआ, उदय होता है एक न्यू रिजीम के तौर पे। तो उसके लिए हमें बैकग्राउंड को समझना था, और आई होप आप समझ चुके होंगे। नहीं समझे तो आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा EHI05 की, और वहाँ पर आपको पुरानी यूनिट 1 की वीडियोस मिल जाएंगी। तो बंगाल और अवध काफ़ी इम्पॉर्टेंट हिस्से रहे थे मुग़ल एम्पायर के, ठीक है। यहाँ पर हायर ऑफिशियल्स को तैनात किया जाता था मुग़ल एम्पायर के द्वारा, जिसको नाज़ीम और दीवान कहा जाता था। किसी भी सूबे या फिर प्रोविंस के अंदर जो हेड होता था रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको हम दीवान कहते थे, ठीक है। जिस ये बोलो, या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो हेड होता था उसको हम क्या बोलते थे, दीवान बोलते थे। एंड जो एग्जीक्यूटिव हेड होता था, कौन सा हेड, एग्जीक्यूटिव हेड होता था जो अदर सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था, उसको हम नाज़ीम कहते थे। तो दो आपको जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनके नाम याद रखिए, दीवान जो रेवेन्यू से संबंधित है, और नाज़ीम जो कि सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से संबंध रखता है। अब इन दो के अलावा और भी कुछ ऑफिशियल्स हैं, उनके नाम हमको देखने हैं। तो एक ऑफिशियल है, कौन है वो ऑफिशियल, तो एक है बख्शी। बख्शी क्या करता है, ये मिलिट्री पे मास्टर होता है किसी भी सूबे का, सूबा या फिर प्रोविंस कह लो उसका। कोतवाल कौन होता है, पुलिस डिपार्टमेंट। कोतवाल तो आज के टाइम में भी आपने सुना होगा, कोतवाली, है ना, तो वहीं यहीं से वर्ड निकल के आए, इतना पुराना ये शब्द है कोतवाल। काजी कौन होता है, तो भैया ये जज टाइप का, तो जस्टिस से रिलेटेड काम करता है। वाकई नाविस, इसको ये रिस्पॉन्सिबल होता है पॉलिटिकल अफेयर्स से। वाकई नाविस को अपन ऐसे ही याद कर सकते हैं कि भाई कोई वाक्या हो गया, कोई बात हो गई, मतलब कोई अफेयर से रिलेटेड हो गया ना, तो पॉलिटिकल अफेयर से रिलेटेड जो मामले होते हैं वो वाकई नाविस डील करता था। अब ये जो प्रोविंस होती हैं, जैसे किसी भी हमारी कंट्री में क्या होती हैं, स्टेट होती हैं, स्टेट फिर डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होती है, वैसे ही जो सूबा होता है ना, प्रोविंस, उनको हम डिवाइड करते हैं सरकार्स में, ठीक है। और इन सरकार्स को कौन कंट्रोल करता है, फौजदार। अगर आपने सुना होगा तो फौजदार सरनेम के लोग तक होते हैं। जैसे कि मैं जानती नहीं हूँ किसी को, मैं रैंडम कोई नाम ले रही हूँ, जैसे कि राहुल है ना, राहुल और अंजलि बहुत कॉमन नाम है, तो मैंने ले लिया राहुल। राहुल फौजदार। कोई राहुल मेरी वीडियो देख रहा है तो हाय हेलो कर देना।
ठीक है। राहुल फौजदार, तो इस फौजदार नाम से सरनेम होते हैं। पहले क्या होता था, ये एक पोस्ट होती थी, तो आगे जाके ये सरनेम में कन्वर्ट हो गई। और ये जो सरकार्स होते थे ना, इनको दोबारा हम किस में कन्वर्ट करते थे, परगनास में। और लोकल लेवल पे प्रोविंस के अंदर क्या होता था, ज़मींदार होता था जिसके पास लोकल पीपल का एडमिनिस्ट्रेशन करने का सबसे ज़्यादा कंट्रोल होता था। इसलिए जो पुराने ज़माने की मूवीज़ होती थी ना, उनमें ज़मींदार दिखाया जाता था, एक हीरो हीरोइन दिखाए जाते थे बहुत गरीब से, और पैसा मांगने वो ज़मींदार के पास जाया करते थे, क्योंकि ज़मींदारों के पास पैसा होता था और दबदबा भी होता था लोकल पीपल के ऊपर और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। अब जब एम्परर था, मतलब कि जब मुग़ल एम्पायर थी, मैं तब की बात कर रही हूँ जब मुग़ल एम्पायर होती थी। अब मुग़ल एम्पायर जब होती थी तो उनके अंडर तो बहुत सारी जगह होती थी, बहुत सारे स्टेट्स होते थे, छोटे छोटे रीजनल। तो क्या एक मुग़ल हर जगह जा सकता था? नहीं। वो क्या करता था कि अपनी जगह नाज़िम और दीवान को बिठा देता था, और नाज़िम और दीवान पर फुल कंट्रोल और कॉन्फिडेंस किसको होता था? मुग़ल को, मुग़ल एम्परर को होता था। They were men in whom the emperor had confidence. ये वो आदमी होते थे जिनके ऊपर राजा को, बादशाह को पूर्ण विश्वास होता था कि हमने अपना बंदा बिठा रखा है, अब ये जो जगह है वो हमारे कब्जे में रहेगी। ठीक है, यहाँ से जो भी रेवेन्यू होगा ये नाज़िम और दीवान किसको ला के देंगे? बादशाह को ला के देंगे, मुग़ल बादशाह को ला के देंगे। It was a system of checks and balances. The Diwan was separately appointed by the emperor in order to keep control over the Nazim. देखो यहाँ पर ये सिस्टम पूरा चेक एंड बैलेंसेस का है। क्या पता, कॉन्फिडेंस तो हम रख रहे हैं, क्या पता, समझो क्या पता ये लोग हमसे कुछ गड़बड़ कर जाए, इसलिए दीवान को अलग से अपॉइंट किया जाता था कि वो किसको कंट्रोल करके देख ले, नाज़िम को। इन सब के अलावा और भी बहुत सारे ऑफिशियल्स रहते थे, जैसे कि आमिल्स हो गए, फौजदार हो गए, और आगे हम आगे नहीं, पहले हमने ऊपर और भी कुछ के नाम पढ़े हैं, है ना। बट ये जो सिस्टम था ना, ये तब तक मामला सारा चलता रहा जब तक गद्दी पे कोई बादशाह तगड़ा बैठा रहा। जैसे वहाँ पर डिक्लाइन स्टार्ट हुआ तो जो गवर्नर्स बिठाए गए थे या नज़ीम या फिर दीवान्स बिठाए गए थे, उन्होंने भी बादशाह की बात को मानना उस तरीके से मना कर दिया। और ये सब चीज़ें कब घटित होने लग गई? 17वीं सेंचुरी के अंत में और 18वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में ये सारा मामला होने लग गया था कि अब वो कंट्रोल नहीं रहा था पहले जैसा, बस क्योंकि भाई बादशाह हैं, बादशाह राजा हैं, तो एक इज़्ज़त के तौर पे सिर्फ ट्रिब्यूट दे दी जाती थी, पहले जैसी बात नहीं रही थी। और बस इस छोटी सी ट्रिब्यूट को दे देते थे और फ्री हो जाते थे, अपने आप को एज अ लोकल पावर दिखाने की कोशिश करते थे, खुद को स्टैब्लिश करने की कोशिश करते थे एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की तरह। कौन? लोकल। अब देखो, कुछ लोग तो इज्जत करके पैसा दे देंगे कि यार हम हर महीने या फिर हर हफ्ते जितना भी जो उनने तय किया होगा रेवेन्यू बादशाह तक पहुंचाएंगे। लेकिन कुछ तो टेढ़े होंगे, कुछ के पास पावर ज़्यादा आ जाएगी, तो वो सोचेंगे कि जब ये नाम का बादशाह है तो हम इसको क्यों रेवेन्यू दें। तो इस तरीके से जो रेवेन्यू पहले रेगुलर जाया करता था, वो रेवेन्यू अब क्या हो जाएगा? इरेगुलर हो जाएगा, और धीरे धीरे जो उनका खजाना है वो कम हो जाएगा। अब पैसे से ही सब कुछ पावर होती है, जब पैसा ही नहीं रहेगा पावर रहेगी नहीं। दिमाग पहले से ही नहीं था, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी होती, दिमाग होता, तो फिर ये सारी चीज़ें ही नहीं होती। तो धीरे धीरे करके हम देखेंगे कि डिक्लाइन होता जाएगा मुग़ल एम्पायर का। ये भी एक रीज़न था कि छोटी छोटी स्टेट्स उभर रही थी, वहाँ कोई कैपेबल रूलर नहीं था, है ना, रेवेन्यू जाना इरेगुलर हो गया। तो ये तो एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन ही हुआ। अब देखना यही है कि अवध और बंगाल उभरे तो, पर किस प्रकार से वो उभरे, कैसे, ये हमको देखना है। आई नो इस वीडियो में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है बोलने में। अगर आप देखें तो मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ, देखना इससे पहले वाली वीडियो किस डेट पे पड़ी थी और ये वीडियो कब पड़ी है। और फर्स्ट टाइम मैं इस वाले ऐप से बना रही हूँ और मोबाइल से बना रही हूँ, तो मुझे थोड़ा बताना साउंड कैसी है। और अभी मुझे आता नहीं ना यूज़ करना, तो मैंने पहली बार इसको यूज़ करा है, तो थोड़ा सा ना मैं भी हड़बड़ा सी रही हूँ बोलने में और वो,
देखो जो सच्चाई है ना मैं वो बोलती हूँ, मैं भी, मेरे को पता है थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन कहीं इधर उधर हो गया, कुछ मैं भी हड़बड़ा रही हूँ। एडिटिंग मैं बिल्कुल भी करूँगी नहीं, ये मेरा फर्स्ट गो का है। सो आप मुझे बताइएगा ये वीडियो कैसा है ना, कमेंट सेक्शन में एकदम सही सही वाली बात बता दीजिएगा, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। और धीरे धीरे मैं जब इसको यूज़ करने लगूंगी तो मैं यूज़ टू हो जाऊंगी, और अब पक्का पक्का ये रहेगा कि मैं रेगुलर वीडियोस लाने की पूरी कोशिश करूंगी। बस अपना प्यार देते रहिएगा। Thanks for watching. Bye bye. Take care. All the best.